हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसआई मेंस के प्रैक्टिस सेट 12 को, जिसमें देखेंगे टोटल 100 क्वेश्चंस और ये पूर्णतः बीपीएससी के पैटर्न पे बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और इस वीडियो में जितने भी आपके मार्क्स आते हैं नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपने कितना स्कोरिंग किया। साथ ही इस पीडीएफ को आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिलियोडोरस। अब मैं आपको बता दूं कि हिलियोडोरस कौन था। तो हिलियोडोरस जो था एंटीऑल्किडस का दूत बनकर के ये विदिशा आया हुआ था और यह यवन होते हुए भी भागवत धर्म को अपनाया था, जिस वजह से अपने को ये भागवत घोषित किया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये जो हिलियोडोरस स्तंभ है, यानी कि हिलियोडोरस पिलर होता है, ये कहाँ पे स्थित है। तो एमपी के बैस में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उनको सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, करुवाकी। ऑप्शन नंबर डी यहां पे करेक्ट हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको यह बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा जैन वास्तुकला का गौरवपूर्ण उदाहरण है। यानी कि यहाँ पे जो भी दिए गए 1, 2, 3 उसमें आपको बताना है कि जैन वास्तुकला का उदाहरण कौन कौन सा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें गिरनार, तो गिरनार कहाँ पे पड़ता है। तो गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, तो ये जैन धर्म के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगर बात करें रणकपुर, तो रणकपुर कहाँ पे पड़ता है। तो ये राजस्थान में है और ये जैन मंदिरों के लिए काफी प्रसिद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों भी जैन मंदिर से संबंधित है, यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। और माउंट आबू के बारे में आपको पता ही है, जो कि राजस्थान में, और ये जैन धर्म से संबंध है। यानी कि यहाँ पे तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज दैमाबाद स्थान से हुई थी। यह किस राज्य में स्थित है। जो दैमाबाद पड़ता है वो किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यह महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा की घाटी पर स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिण स्थल माना जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो कि गठन हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको मैच करना है कौन संधि किसके साथ मैच होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं। लाहौर की संधि कब हुई थी। 1846 ईस्वी, बिल्कुल करेक्ट है। भैरववाल की संधि भी 1846 में ही हुई थी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड देखिए सभी मिल रहा है। और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय कब हुआ था, 1849 में। यानी कि तीनों के तीनों यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। यह बात किसने कही थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन ए राइट आंसर है। समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। ठीक है, ध्यान रखेंगे सीसा में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी आपसे पूछा जाता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वो कौन से कण को उत्सर्जित करते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा तीनों कणों को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पलवन का नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कथन और कारण यहाँ पे दिया गया। तो कथन ए में क्या लिखा गया कि अंतिम कुतुब शाही सुल्तान अबुल हसन था और इसका कारण लिखा गया कि 1687 ईस्वी में मुगलों ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं।
यहाँ पे पहला बात क्या कहे कथन में कि अंतिम कुतुब शाही शासक अबुल हसन था, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। और इसके अगर कारण के बारे में बात करें तो 1687 में मुगलों ने, यानी कि मुगलों में कौन था, तो वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, बिल्कुल करेक्ट। एक चीज़ और यहाँ से और पूछा था, यानी कि इसका अगर सही कारण बात करें कि क्यों ये अंतिम था, तो अंग्रेजों ने, यानी कि मुगलों ने इसको मिला लिया था अपने साम्राज्य में, इस वजह से ये अंतिम शासक हुआ। तो यहाँ कह सकते हैं कि कथन का कारण काफ़ी अच्छे तरीके से सुटेबल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, यहाँ पे गोलकुंडा को 1687 ईस्वी में जो कि औरंगजेब ने मिलाया था, तो एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि 1685 ईस्वी में बीजापुर को इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, बीजापुर को 1685 में और 1687 में गोलकुंडा को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए क्या करके देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल 30 अनुच्छेद हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। इसने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया था, जो कि हम लोग 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में ही मनाते हैं। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए हम कहेंगे कि दोनों ही कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, बताइए। ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक के रूप में पारा को जाना जाता है, यानी कि मरकरी। ठीक है, मरकरी से एक क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलता है कि जो कमरे के तापक्रम पर ऐसा धातु कौन सा है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी कि कमरे के तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु जो होता है वो पारा ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्बास तैबजी। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है। पोलियो रोग किस प्रकार का रोग है। पोलियो से रिलेटेड आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको उसमें बताया था पोलियो के बारे में। तो देखिए फिलहाल बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो पोलियो रोग एक प्रकार का विषाणु जनित रोग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। पोलियो वैक्सीन किसने बनाई थी, तो पोलियो वैक्सीन के निर्माण सबसे पहले 1952 ईस्वी में डॉक्टर जोनास साल्क ने किया था। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखेगा कि 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साबिन ने मौखिक जो कि कह सकते हैं वैक्सीन का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ करेक्ट आंसर होगा तेली का मंदिर, जो कि ग्वालियर में पड़ता है, यानी कि एमपी के ग्वालियर में तेली का जो मंदिर है इसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली का निर्माण है। ठीक है, द्रविड़ शैली में बना है। और अगर हम बात करें कि जबकि इसकी जो नक्काशी है और इसकी जो मूर्ति है वो किस शैली की है, तो उत्तर भारतीय शैलिया में बनी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुबंधु का संबंध यहाँ पे जो कदम्बरी से किया गया ये गलत है, क्योंकि कदम्बरी की रचना बाणभट्ट ने की थी। और यहाँ पे आप जो सुबंधु दिख रहे हैं इनकी क्या रचना थी, तो इनकी रचना थी वासवदत्ता। ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से राजवंश ने लगातार 6 सफल राजाओं के एक ही नाम से राज किए थे। निम्न में से कौन से राजवंश ने लगातार 6 सफल राजाओं के एक ही नाम से राज किया था, तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बल्लभी के मैत्राका जो था, मैत्राका राजवंश, उनके जो एक शासक थे उन्होंने फ्रेंड्स लगातार 6 राजाओं के एक ही नाम से राजा जो कि राज किए थे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखिए नेक्स्ट क्या है। दिल्ली का प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सही तरीके से सुमेलित नहीं किया गया।
तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर का युद्ध, बिल्कुल करेक्ट है। बक्सर के युद्ध में जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे आप याद रखेंगे, ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध था और संगौली की संधि के तहत 1816 में, जो कि इस युद्ध का अंत भी हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड वेलेस्ली का संबंध भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे गलत है। देखिए लॉर्ड कर्नवालिस का संबंध यहाँ पे जो दिया गया तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत होता है। और मैं आपको बता दूं कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो वर्ष था वो क्या था, तो 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ था। तो उस वक्त हम कह सकते थे किसका शासन था, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स का ही शासन था। लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 1823 तक था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये गलत किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए 21 क्या कह रहा है। इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि कथन सही नहीं है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इलाहाबाद के संधि के बारे में बात करना है तो इस पर वर्ष 1765 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी औपचारिक रूप से अंदुत की थी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई भी कथन सही नहीं है, कोई भी कथन गलत नहीं है, ना ही 1 और ना ही 2। तो करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे के दोनों सही है, यहाँ पे कोई भी गलत नहीं हो जाता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि काबुलियत और पट्टा प्रथा जो था वो किससे से संबंधित था। कई बार आपने ये क्वेश्चंस देखा होगा, काबुलियत और पट्टा प्रथा जो था जिसका स्टार्टिंग शेरशाह सूरी ने किया था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्व बंदोबस्त से ये संबंधित था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या थे। मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोक आचरण अधिकारी जो होते थे उनको मुहतसिब कहा जाता था। ऑप्शन सी राइट आंसर है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अपना बिहार, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या, नीचे दिए गए स्तंभों में कौन सा सुमेल गलत है, यानी कि एक गलत तरीके से मैच किया गया, आपको वो बताना है कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल विधेयक जिससे कानून से संबंधित होता है, जिसको 1985 में लागू किया गया था, बिल्कुल करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को राज्य बनाया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा भी दिया गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखें तो तीनों के तीनों बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई गलत नहीं थे, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, सही है। तो बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या रहा है कि दाक्षीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट। सेकंड कह रहा है कि मेटूर बांध चिनाब नदी पर स्थित है, ये पॉइंट गलत है। देखिए मेटूर बांध कहाँ पे पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं कि मेटूर बांध कावेरी नदी पर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ पे चिनाब नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे जो कि सेकंड गलत है, ठीक है। फर्स्ट सही था, तो केवल और केवल एक को हम ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, सिर्फ एक सही है, ठीक है। आगे देखिए, गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इनमें की। आपको ये बताना है कि गुरु गोविंद सिंह की जो महानता है, इन चारों में से ऑप्शन क्या होगा, इनके साथ इनका संबंध था। तो देखिए पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि उन्होंने सिखों की सैनिक जो कि व्यवस्था का गठन किया, जो कि ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड देखें तो वह सिख राज्य के संस्थापक थे, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सिख राज्य के संस्थापक के रूप में गुरु गोविंद सिंह को, जो कि सिखों के पहले गुरु माने जाते, तो उनको कहा जाता है। तो सेकंड पॉइंट गलत है। उन्होंने औरंगजेब को पराजित किया था, ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। देखिए औरंगजेब का संबंध अगर बात करें कि किस सिख गुरु से था, तो वो 9वें गुरु से संबंध था, यानी कि गुरु तेग बहादुर से, जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन सही होता है, केवल और केवल एक ऑप्शन नंबर ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में नस्क क्या था।
मुगल काल में नस्क क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भू लगान निर्धारण की एक विधि थी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है? सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है वो कहाँ पे की जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहाड़ों के ढलान पर। देखिए पहाड़ी ढलान पर क्या होता है कि सीढ़ियों के आकार के छोटे छोटे खेत विकसित किए जाते हैं जो कि मृदा अपवर्धन और बारिश के पानी को बहने से रोकने में सहायता करते हैं, और इस टाइप के कृषि को कहते हैं सोपान कृषि, और ये पहाड़ों के ढलान पर पॉसिबल हो पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहे हैं कि वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पड़ता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि निम्नलिखित नदियों पर विचार करें, यानी कि पेन्नार, इंद्रावती और पर्णहिता। उपयुक्त में से कौन सी जो नदी है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं? अगर आपने हमारी वीडियो देखी थी सहायक नदी से रिलेटेड, मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रमुख नदियां और उसकी सहायक नदियां, तो उसमें मैंने आपको सब चीज़ क्लियर करा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिए, उसमें बहुत सारे वीडियो के टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपके लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि यहाँ पे गोदावरी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3। इंद्रावती और पर्णहिता बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि गोदावरी की ये सहायक नदियाँ हैं। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है? बताइए कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र का नागपुर जो शहर है उसको कहा जाता है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है, लेकिन ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, आप याद रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यानी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि उपरोक्त में से कौन सा कथन जो होगा वो सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि हृदय की धड़कन एक स्वचालित क्रिया है जो कि कार्डियक केंद्र में नियंत्रित होती है। बिल्कुल करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड कह रहा है कि अम्लीयता हृदय की गति को अधिक और क्षारीयता हृदय की गति को कम कर देता है। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को याद रखिएगा। हो सकता है कि पेपर में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सके। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि गोलकुंडा को वर्तमान में किस रूप में जाना जाता है? गोलकुंडा को वर्तमान में हम किस रूप में जानते हैं? तो बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट आंसर आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन ए हैदराबाद के रूप में जाना जाता है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बताइए कि डचों ने जो कि बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? ध्यान दीजिएगा, डच के बारे में बात की जा रही है, डचों ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डचों ने हुगली में स्थापित किया था। और अगर हम बात करें कि चिंसूरा अगर बात करें तो चिंसूरा में पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए जो भी यहाँ पे उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। तो बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? चलिए एक एक करके इसको मैच करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समाप्ति हुआ था एला सापल की संधि के तहत हुआ था, यानी कि फर्स्ट का 4 के साथ होना चाहिए। तो फर्स्ट का 4 सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो दिया गया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बनता है उसको बाद देख लेते हैं। जैसे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 1748 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। सेकंड कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1749 से 54 तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तृतीय कर्नाटक युद्ध का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे इसका संबंध है पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। और अगर हम देखें यहाँ पे द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो देखिए द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था इसका जो सीधा संबंध होगा वो अनिर्णायक युद्ध था, यानी कि इसका सीधा संबंध सी का 3 के साथ हो जाता है। और प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो इसमें क्या हुआ था कि प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी काफ़ी अच्छे तरीके से सूटेबल हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ऊपर में हम लोगों ने एक क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बताया, शायद पेपर में पूछा जा सकता है। तो देखिए प्रथम जो मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था?
तो प्रथम मैसूर युद्ध के बारे में आप याद रखिएगा 1767 से 1769 तक हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, मानव नेत्र पर बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। मानव नेत्र पे जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, याद रखेंगे, जिसको हिंदी में दृष्टिपटल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट ये करें कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश चंद्र। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में सबसे पहले इन्होंने कब बताया था, 1959 में जो इनकी पुस्तक थी पार्टीज एंड पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट, इसके बारे में इन्होंने ये बात कही थी, जागीर संकट के सिद्धांत के बारे में। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना कब हुई थी। किसने की थी यहाँ पे, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अगला पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम जन्नत महल। ठीक है, बेगम जन्नत जो महल है, इन पर आरोप ये लगाया गया था कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि ये अंग्रेजों के साथ मिलकर के जो कि षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था। मैं आपको बता दूं कि बेगम जो जन्नत महल है वो कौन है, तो मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की ये पत्नी थी, बेगम थी, याद रखेंगे, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ताम्रलिप्ति। अब बात करते हैं कि वर्तमान में ताम्रलिप्ति क्या है। ताम्रलिप्ति जो पहले था अब इसको तामलुक के नाम से जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुर जिले में स्थित है तामलुक। ठीक है, तामलुक को ही पहले ताम्रलिप्ति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था या फिर क्या नाम दिया गया था। रजत मुद्रा की बात की जा रही है, यानी कि चांदी की जो मुद्राएं होती थी गुप्त काल में, उसको किस नाम से जानते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूपक। लेकिन सोने की मुद्रा को दिनार के नाम से जाना जाता था। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स की नीति जो स्टार्ट की थी, विलय नीति में प्रथम शिकार के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको सत्तारा का हुआ था, यानी कि 1848 ईस्वी में सबसे पहले सत्तारा, महाराष्ट्र के सत्तारा इसका शिकार हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, यह पदवी उनको किसने दी थी। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तो कहा जाता है, यह पदवी जो है वो किसने दी थी, ये उपाधि उनको दी थी बी.ए. स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। एथलीट फुट एक बीमारी होती है जो कि प्रोटोजोआ से होता है, जो कि ये पॉइंट गलत है। क्यों, एथलीट फुट तो बीमारी है लेकिन यहाँ पे प्रोटोजोआ से नहीं, ये कवक से होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, कवक से होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकंड पॉइंट, तो ट्राइकोफाइटन नामक वंश के जो कवक होते हैं उनसे ये होता है, यानी कि सेकंड तो सही था लेकिन फर्स्ट गलत था, इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला पॉइंट देखिए क्या है, दादू मियाँ का संबंध फराइजी विद्रोह से था। यह फराइजी किस राज्य में स्थित है। फराइजी एक प्रकार का स्थान था, तो ये आपको बताने कि फराइजी जो है वो कहाँ पे है, यानी कि किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि गरजता चालीसा का संबंध है। तो बताइए कि गरजता चालीसा का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पछुआ पौने। ऑप्शन सी विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं। तो बताइए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि ठंडी समुद्री जल धाराएं, इनमें से कौन कौन सी आपको उसको चूज करना है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट एक प्रकार की प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराओं में से एक है। अगर हम बात करें ब्राज़ील, तो ब्राज़ील जो है वो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा के अंतर्गत आती है, यानी कि आपका एक गर्म जलधारा है।
अगर बात करें लैब्राडोर, तो लैब्राडोर अटलांटिक महासागर की एक ठंडी जलधारा है। कनारी जो है, कनारी भी एक अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है, यानी कि ठंडी और ये आपका ठंडी, लेकिन ये ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा के अंतर्गत आता है। तो 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर होगा, 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, बताइए। यहाँ पे आपको पर्वत दिए गए और उनके प्रकार दिए गए, किस प्रकार का पर्वत है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर। तो चलिए एक एक करके मैच करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो फ्यूजियामा, आपको पता होगा कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है कि फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है, तो यहाँ पे डी का 2 के साथ मैच होगा। तो डी का 2 के साथ या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, यानी कि बी और डी में से आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि स्टार्टिंग से आल्पस क्या है। आल्पस एक प्रकार का वलित पर्वत के अंतर्गत आता है, यानी कि ए का 3 के साथ मैच होना चाहिए। ए का 3 के साथ मैच, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हो जा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अगर बात करें कि वासजेस पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो भ्रांतोसय पर्वत के अंतर्गत आता है। और विंध्य की बात करें तो विंध्य एक अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत किस देश में स्थित है, बताइए। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत का संबंध दक्षिण अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ के स्थानीय लोग इसका नाम क्या है, यानी कि स्थानीय नाम की बात करें तो क्वाथा लंबा कहा जाता है। ड्रैकेंस पर्वत का स्थानीय नाम जो होता है वो क्वाथा लंबा होता है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्वाथा लंबा पर्वत का संबंध किस देश से, तो दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्न में से कौन रेजिडुल्स पर्वत का उदाहरण है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद बताता हूँ कि रेजिडुल्स पर्वत क्या होते हैं। तो देखिए, रेजिडुल्स पर्वत का मतलब होता है अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत को ही रेजिडुल्स पर्वत कहा जाता है। तो सीधा सा मतलब है कि जो अरावली होता है एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में और कौन कौन से जो अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया, तो भारत का पश्चिमी घाट हो जाता है, और अरावली तो आपने यहाँ पे देख ही लिया। और साथ ही साथ बिहार का जो पारसनाथ की पहाड़ी है वो भी अरावली के, यानी कि वो भी अवशिष्ट पर्वत के अंतर्गत ही आता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। ये पृथ्वी के कुछ भाग दिए गए और उनमें आपको बताना है कि पृथ्वी का जो सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान होता है वो पाया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैटिल में पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगर बात करें कि इसमें आयतन जो होता है वो, इसका आयतन पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें द्रव्यमान की बात, तो द्रव्यमान लगभग 68% होता है। यानी कि पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का यहाँ पे जो भाग होता है वो 68% द्रव्यमान और 83% आयतन होता है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि मेटिल जो होता है, यानी कि मेंटल जिसको कहते हैं, और इसका जो निर्माण होता है किससे होता है, तो सिलिका और मैग्नीशिया से होता है, जिसको सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सियाल, सीमा और निफ्फे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने डेफिनेटली गेस कर लिया होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार पेपर में रिपीट हुआ है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब हराया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि एक हार्मोन उत्पादन करती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपने अगर अपने ऑप्शन नंबर बी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट होगा। थाइमोसिन नामक हार्मोन का उत्पादन थाइमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका गठन कब हुआ था, 1885 में, जो कि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। और उस वक्त प्रथम अध्यक्ष के रूप में WC बनर्जी कह सकते हैं या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी कह सकते हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन कभी कभी पूछ ले कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें तो जॉर्ज यूले थे। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखेंगे। इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं उसको कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि ये 2 घटनाएं जो होती हैं वो कब होती हैं। इक्विनॉक्स का संबंध कब से है आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इक्विनॉक्स की घटना 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है, जिसमें दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि निम्न विद्वानों में से किसने एक सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कारण हुई है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शंस डी, यानी कि ओ स्मिथ जो थे उन्होंने ये बात कही थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल के कणों से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित है, बताइए इनमें से कौन सा जो है कपिल मुनि के द्वारा प्रतिपादित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांख्य दर्शन की जो प्रतिपादन किया गया था वो कपिल मुनि के द्वारा किया गया था। कब से मैंने आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स करके सभी लोग बताएंगे। यहाँ पे अब जो देख रहे हैं, यानी कि पूर्व मीमांसा की स्थापना किसने की थी, न्याय दर्शन की स्थापना किसने की थी और उत्तर मीमांसा, इन तीनों के बारे में नीचे आप कमेंट्स करके बताएंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लाइकेन के संबंध में असत्य कथन बताइए। लाइकेन के संबंध में यहाँ पे कौन सा कथन असत्य है? तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर का। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा उससे पहले हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को समझ लेते हैं। असत्य कथन हमें बताना है, तो पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि लाइकेन थैलोफाइट प्रकार की वनस्पति है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड बात करें तो ये कवक और शैवाल के सहजीवी का परिणाम होता है, यानी कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन का संबंध किनसे होता है, तो कवक और शैवाल दोनों का संबंध होता है, सहजीवी का परिणाम होता है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि अनेक औषधियों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि लाइकेन का प्रयोग कई तरह से किया जाता है, साथ ही साथ इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी, औषधि बनाने में भी किया जाता है। जैसे अगर बात करें कि हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी, डायरिया, इन सभी जो रोग होते हैं उनके उपयोगी कई प्रकार के औषधि लाइकेन से बनाई जाती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अगर यहाँ पे देखिए ये मृदा को हानि पहुँचाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मृदा के लिए और भी सहायक होते हैं, ना कि हानि पहुँचाते हैं, यानी कि करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, जो कि ये गलत था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मोलास्का संघ के जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोलास्का संघ के जीवों का अध्ययन हम लोग जो करते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेलाकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मोलास्का संघ के जीवों का अध्ययन मेलाकोलॉजी। लिम्नोलॉजी के बारे में आपको पता है कि तालाबों, झीलों और नदियों का अध्ययन लिम्नोलॉजी में किया जाता है। और यहाँ पे हर्पिटोलॉजी एक क्या है, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि हर्पिटोलॉजी जो होता है वो सरीसृप विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, मेलाकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कर्ण किसे कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कर्ण किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइबोसोम को। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? देखिए कभी कभी ब्लू वाटर नीति ना लिख करके डायरेक्ट ये भी लिख देता है, तो कब कंफ्यूज नहीं होंगे। नीला जल योजना से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्मेडा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एंड्रोजन यानी कि कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण, यानी कि ये पुरुष से संबंधित होता है और ये आपका अंडाशय जो होता है ये मादा से संबंधित होता है, यानी कि स्त्री, ये आपका स्त्री से संबंध होता है और वृषण आपका पुरुष से संबंध रहता है। और ये एक प्रकार का टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, अर्धभाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? अर्धभाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? अर्धभाप अंगार गैस के रूप में हम लोग प्रोड्यूसर गैस और भाप गैस, भाप अंगार गैस, इन दोनों के संयुक्त रूप को, यानी कि इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं अर्धभाप अंगार गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या होता है? तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में बात करें तो CO+N2 जो होता है इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है। लेकिन भाप अंगार गैस के बारे में कभी पूछ ले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ, अगर हम यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मिला दें तो ये होता है आपका भाप अंगार गैस, और इन्हीं दोनों के संयुक्त रूप को कहते हैं अर्धभाप अंगार गैस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि हरियाणा और अमृतमहल निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? हरियाणा और अमृतमहल किसकी नस्ल है? नस्ल की जब भी बात आती है तो अब आपके माइंड में कभी भी कोई डाउट्स नहीं रहनी चाहिए।
अगर आपके माइंड में अभी भी डाउट्स है तो आपको ज़रूरत है उस वीडियो को फिर से देखने की। तो हरियाणा और अमृत महल का संबंध गाय से होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से काफ़ी अच्छे तरीके से याद कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए यानी कि J.A. शुम्पीटर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अथापु निम्नलिखित में से किस पर्व से संबंधित है? अथापु निम्नलिखित में से किस पर्व से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओणम। और ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। जिस तरह से पोंगल जो होता है ये तमिलनाडु का संबंध है, तो ओणम केरल में मनाया जाता है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और जो लोग भी वीडियो को अभी देख रहे हैं और नए आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर ऑन रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। सही कालक्रम बताइए क्या होगा? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे होगा? तो देखिए, अमरदास के बारे में बात करें तो ये सिखों के कौन नंबर के गुरु थे? तो मैंने आपको क्या बताया कि जो गुरु नानक थे वो अमर है, ठीक है। गुरु अंगद अमर थे, तो ये अमर जो थे वो तीसरे नंबर के गुरु थे। रामदास की बात करें तो मैंने आपको याद करा था कि रामायण में 4 भाइयों में से राम एक थे, यानी कि 4 भाइयों में से एक थे। रामायण के 4 भाइयों में से राम एक थे, तो ये चौथे गुरु हो गए। अर्जुन देव की बात करें तो ये 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, तो ये 5 पांडवों में से एक थे अर्जुन, ये 5वें गुरु हो गए। गुरु तेग बहादुर के बारे में लोगों ने ऊपर में मैंने आपको बताया था, तो ये 9वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह के ये पिता थे, ठीक है, गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3, 4, 5 और 9 ये काफ़ी क्रम में बैठ रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि केसिन के साथ कैरोटीन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए एक एक करके इसको देख लेते हैं कि क्या सही होगा करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है? मैग्नीशियम, बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन में आयरन यानी कि लोहा होता है, ये भी करेक्ट है। खाने का नमक में सोडियम क्लोराइड होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम। कपड़े धोने का सोडा यानी कि जिसको कहते हैं धोवन सोडा, तो धोवन सोडा के साथ पोटेशियम का बिल्कुल भी संबंध नहीं होता है, इसमें संबंध होता है सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए था, या फिर सोडियम यहाँ पे मैच करना चाहिए था, ना कि पोटेशियम। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, सुमेलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आंसर कह रहा है कि हमारे शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है? यानी कि मानव शरीर में अम्लीयता और क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो कौन सा होता है? तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि फास्फोरस। फास्फोरस खनिज के लवण रक्त में उपस्थित रहने से, ठीक है फ्रेंड्स, उपस्थित होने से शारीरिक अम्ल और क्षार का संतुलन ठीक रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शेयर बाजार के संदर्भ में IPO पूर्ण रूप क्या है? यानी कि शेयर बाजार के संदर्भ में IPO जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है बताइए। IPO का पूर्ण रूप क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। कभी कभी ऑफरिंग भी लिखा रहता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसको हिंदी में कहते हैं आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। देखिए इसमें क्या होता है कि इसी के द्वारा किसी भी कंपनी का जो शेयर होता है वो पहली बार जनता के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, यानी विक्रय हेतु प्रस्तावित किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनिशियल पब्लिक ऑफर, काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेजरी बिल, जिसको टी बिल के नाम से भी जाना जाता है, खालिस्तान द्वारा निर्मित अल्पकालीन मुद्रा बाजार प्रपत्र होते हैं। क्या होगा राइट आंसर? ट्रेजरी बिल जो है वो किससे संबंधित होता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। RBI जो होता है वो इसको निर्गमित करता है अल्पकालिक मुद्रा बाजार प्रपत्र के रूप में। अब बात करें कि किस रूप में करता है, तो देखिए इसे 91 दिन के लिए भी किया जाता है, 182 दिन के लिए भी किया जाता है, या फिर 364 दिनों के लिए आधार की अवधि के लिए एक निर्गमित किया जाता है। और ये क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले भारत में जो ट्रेजरी बिल है
इसको सबसे पहले कब जारी किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1917 में जारी किया गया था, ठीक है, 1917 में। देखिए 1917 से अगर आपके माइंड में कोई भी एक जो कि अच्छी खासी डेट आपको याद आ रही है, कोई भी घटना याद आ रही है, तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। 1917 में क्या हुआ था, कुछ चर्चित आपको याद होगा तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर क्या है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जो जीएसटी है वो किस प्रकार का यहाँ पे संबंध क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि जो वस्तु कर होता है जीएसटी होता है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इसको रखा गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो बताइए कि पर्यावरण संरक्षण में सहायक यहाँ पे कृषि की कौन सी प्रक्रिया है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है और ये संरक्षण में सहायक भी मानी जाती है पर्यावरण के संरक्षण में? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी कि जैविक कृषि। देखिए जैविक कृषि के मामले में अगर बात करें तो भारत विश्व में तीसरा सबसे अच्छा जो कि जैविक कृषि वाला राष्ट्र माना जाता है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अधिपादक वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर, अधिपादक को कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा देगा कि आपको इपीफाइट्स, ठीक है। इपीफाइट्स वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर क्या होते हैं कि पूरे वर्ष वर्षा होती रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है, सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सतारिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? नृत्य से रिलेटेड भी मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो सतारिया का संबंध यहाँ पे असम से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस शहर में नोटर डैम का गिरजाघर अवस्थित है? बताइए कि किस शहर में नोटर डैम का गिरजाघर अवस्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है नोटर डैम का गिरजाघर। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा होता है? दक्षिण बिहार का जो प्रधान नदी होता है सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमरकंटक। अमरकंटक यानी कि कहाँ पे पड़ता है? ये एमपी में पड़ता है, याद रखेंगे। एमपी अमरकंटक से क्या होता है कि उत्तर की तरफ, यानी कि उत्तर की तरफ जो कि ये सोन नदी निकलता है, और यहाँ से हम बात करें कि ये पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी निकलता है। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो फिलहाल देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 80 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का है और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? दिया गया कि अव्यवस्थित वर्गों को उनके प्राकृतिक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और विषम ज्ञात कीजिए। यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 एक प्रकार का होगा, लेकिन चौथा इनमें से एक अलग है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहला अगर हम देखें तो क्या लिखा गया, ये फ्रेंड्स अलग अलग करके मंडे को तोड़ करके लिखा गया। तो इसको पहला तो हमारा मंडे बन जाता है, दूसरा देखें तो ये हमारा दूसरा ट्यूसडे बन जाता है, और तीसरा देखें तो यहाँ पे फ्राइडे बनता है। लेकिन चौथा को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हॉलीडे बनता है। अगर हम 3 को देखें ऊपर से तो वो तीनों हमारे दिन होते हैं, लेकिन चौथा हॉलीडे अलग होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया कि 19 फरवरी 2010 को कौन सा दिन था। बात कैलेंडर की आती है तो आपके चेहरे पे एक अलग से स्माइल आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है कैलेंडर के किसी भी डेट को आप किस तरह से निकाल सकते हो। देखिए 19 फरवरी यहाँ पे क्या है, 2010 है। कैसे करना है? तो सबसे पहले तो देखेंगे फरवरी आ रहा है तो क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है। तो आपको पता है कि 2010 ये लीप ईयर्स नहीं होता है। अगर लीप ईयर्स नहीं होता है तो उस कंडीशन में फरवरी हमारा जो होता है वो 3 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फरवरी का जो कोड होता है वो 3 होता है। अगर लेकिन लीप ईयर्स रहता है तो उस कंडीशन में आपको बता दूं कि अगर लीप ईयर्स रहता है तो उस कंडीशन में जो जनवरी होता है वो 6 हो जाते हैं और फरवरी जो होता है वो 2 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं फिलहाल इस क्वेश्चन पे। तो कहना क्या है, हमें 19 फरवरी को निकालना। फरवरी के लिए कोड मैंने आपको बताया 3 होता है। उसके बाद सबसे पहले हम शताब्दी को देखते हैं। शताब्दी देखिए मैंने आपको ये बताया था कि अगर शताब्दी में कोई भी लीप ईयर्स आता है तो उसके लिए आप कोड लिखोगे 6, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 16, 17, 18, 19 और फिर से आपका यहाँ पे जो कि 2000 यानी कि 6, 4, 2, 0, ठीक है। तो 6 आता है हमारा ये कोड। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो हमारा साल रहता है उसको लिखते हैं 2010 यानी कि 10, और इसके बाद साल में आप 4 से डिवाइड करके उसके भागफल को लिखोगे। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 10 में तो क्या होगा, 4 दूना 8, पूरा पूरा 2 से कटेगा, लेकिन 2 शेष बचता है। शेष से में कोई मतलब नहीं है, जितना बार में कट जाता है उसको हम लिखते हैं पूरा पूरा। यहाँ पे मैंने 2 लिखा। मैंने आपको ये भी बता रखा है कि आपको यहाँ पे 5 टर्म्स आने चाहिए, 1, 2, 3, 4 और 5। जब 5 टर्म्स आ जाए तो आप समझ जाना कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब इन सभी को हमें क्या करना है कि 7 से डिवाइड करना है।
तो 7 से कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 19 और 2 21, यानी कि ये आपका खत्म हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमारा क्या बचा, 6 और 3 9, यानी कि 2 शेष बचा यहाँ पे, और 12 और 2 10 और 2 12 हो जाता है। 12/7 यानी कि कहने का मतलब 5 शेष बचा। और 5 पे कौन सा दिन आता है, 5 पे हमारा फ्राइडे आता है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला पॉइंट देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है यहाँ पे, एक सीरीज दिया गया जो कि कुछ इस तरह से 11 13 16 21 और यहाँ पे 28 और 1, ठीक है। ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया और इस सीरीज में हमें बताना है कि यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी सीरीज मिलता है तो सीरीज को हमें पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए पैटर्न को पहले फॉलो करके देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो +2 बढ़ाया गया, यहाँ पे देखो +3 बढ़ाया गया, और यहाँ पे फिर से देखिए तो क्या 16 5 21 यानी कि 5 बढ़ाया गया। तो ये हमारा क्या पैटर्न बैठ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभाज्य संख्या बढ़ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 3 5। तो यहाँ पे डेफिनेटली ये देखिए 7 बढ़ा है। अब 7 बढ़ा तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि प्लस आप 9 बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, +11 बढ़ाना पड़ेगा। तो +11 बढ़ाएंगे तो 28 में अगर 11 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 84, काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम युग्म को चुनिए, यानी हमें बताना है कि 3 में से एक कौन सा अलग है। तो अगर हम सभी को देखें तो चलिए सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ कितना कितना यहाँ पे दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से दिया गया और इसमें बताना है कि कौन सा एक अलग है, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए अगर हम इसको देखें तो क्या 6 और 3 9, यानी कि 9 का अगर क्यूब करेंगे तो 729 आ जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 9 का क्यूब 729 होता है। उस तरह से यहाँ पे देखिए 8 और 4 12, 12 का क्यूब 17 28 होता है, बिल्कुल करेक्ट है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 8 और 7 15, 15 का क्यूब यानी कि फ्रेंड्स लास्ट में आपका 5 ही आना चाहिए था। अगर आपको नहीं याद है तो आपको पता होगा कि 15 का क्यूब होता है 33 75, यानी कि हम ये कह सकें कि 5 है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट भी 5 ही आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गलत किया गया, लेकिन आप इसका देख लीजिए 7 4 11, 11 का क्यूब 13 31, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को, जो कि ये फ्रेंड्स तीनों से अलग था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 85 में हमारा क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि बीते कल से पहले का दिन गुरुवार था, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है कि बीते कल से पहले का दिन जो कि गुरुवार था। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बीते कल से पहले का दिन यानी कि अगर हम आज बात करें आज, कल और कल के एक दिन बाद, एक दिन पहले, ठीक है, तो वो क्या था, गुरुवार था। तो यानी कहने का मतलब कल का दिन कौन था, कल बीता हुआ कल जो था वो सैटरडे था, ठीक, फ्राइडे था, ठीक है, फ्राइडे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि यहाँ पे 3 दिन की बात पहले की जा रही है, आज और ये बीता हुआ कल हो गया, और इसके पहले का जो दिन था ये हमारा थर्सडे था, ठीक है, थर्सडे था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा आज का जो दिन था वो कौन सा दिन था, आज का दिन सैटरडे हो जाता है, क्लियर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद, यानी कि आने वाला कल हमारा क्या है, आने वाला कल जो हमारा संडे होता है, और संडे में 4 दिन बाद, यानी कि संडे में 4 दिन बाद 0 और 4, फ्राइडे आपका, जो कि फ्राइडे नहीं थर्सडे होगा, ठीक है, थर्सडे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आई होप कि आप ये बात समझे होंगे कैसे कह रहा है कि आने वाले कल, ये हमारा आज हो गया, आज आने वाला कल ये है, और आने वाले कल के 4 दिन बाद, तो मैंने 4 दिन इसमें ऐड कर दिया, तो संडे में 4 दिन ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कि थर्सडे। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं किस तरह से मैंने किया, ठीक है। अगर आपको ये नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, संडे के लिए आपका कोड कितना होता है 0, और यहाँ पे आप 4 से जोड़ोगे तो आप 4 आएगा, 4 नंबर पे आपका थर्सडे आता है, बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 86 में यहाँ पे क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया कि 5 व्यक्ति एक पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है, पंक्ति में खड़े, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देता है कि कभी पंक्ति हम लोग इस तरह से बनाते हैं, कभी पंक्ति सीधा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना है ध्यान से दे दिया, JL के पीछे, यानी पीछे का मतलब इस तरह से थोड़ा सा बनाएंगे तो दिक्कत होगा आपको, लेकिन इस तरह से हम पैटर्न को लेकर के चले तो आप इजिली समझ सकते हो कि क्या कह रहा है, ठीक है। 5 व्यक्ति है, मैंने 5 व्यक्ति के लिए एक पंक्ति खड़ा कर दिया, और क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रहा है कि JL के पीछे, तो चलिए हम कहीं भी एक स्टार्ट करते हैं, J मानते हैं कि यहाँ पर है, तो J जो है वो N के पीछे है, तो N के पीछे यानी कि N J से आगे बढ़ते हैं, किंतु P से आगे है, यानी जो J है वो किंतु P से आगे है और N से पीछे है, ठीक है, ये कह रहा है।
आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एल और एम दोनों एन के आगे, एल और एम जो है वो दोनों एन के आगे, यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कुछ इस तरह से होगा, नीचे से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर में 5 आ गया, 2 ऊपर हम लोगों ने बढ़ा दिया, यानी कि एन के ऊपर और एल और एम है कुछ इस तरह से। आगे कह रहा है कि बीच में कौन खड़ा है, तो आप बताइए कि बीच में कौन खड़ा है, यानी कि आपका बीच में एन आता है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे क्या कह रहा है कि मोक्ष उत्तर दिशा में 135 डिग्री वामावर्त खड़ी है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन होता है कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको पता है कि ये नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड हमारा जो होता है वो ईस्ट और लेफ्ट हैंड जो होता है वो वेस्ट होता है। मोक्ष नाम की कोई लड़की या फिर लड़का, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, मुड़ना चाहती है तो ये फिर डेफिनेटली ये लड़की ही है। मोक्ष उत्तर दिशा में 135 डिग्री वामावर्त खड़ी है। वामावर्त का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज हम क्या करते हैं कि वो उत्तर दिशा की तरफ 135 डिग्री, यानी कि अगर मानते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ 135 डिग्री अगर घूमती है तो वो कहाँ पर आएगी, डेफिनेटली ये आपका 90 होता है और ये आपका 35 यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, ये आपका 135 डिग्री घूमती है एंटी क्लॉकवाइज में उत्तर की तरफ से, तो ये आपका कुछ इस तरह से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि वह समान दिशा में पूर्व दिशा की ओर मुड़ना चाहती है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ना चाहती है, यहाँ पे जाना चाहती है, तो अब आपको ये बताना है कि उसका एंगल क्या होगा। यहाँ से अगर हम यहाँ पे थी और अब इस एंगल को देखें तो वो कितना डिग्री मुड़ेगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको डॉट पे खींचते हैं तो ये आपका 90 डिग्री बनेगा, और 90 में अगर हम आधा देखें तो 45 ही है, तो 9 और 90 और 45 को जोड़ेंगे तो 135 डिग्री फिर से आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि उसको फिर से क्या करना होगा कि आपका क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमना होगा अगर वो पूर्व की ओर आना चाहती है तो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे मैंने यहाँ पे किस तरह से किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्या दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पे ए के लिए 4 लिखा गया, बी के लिए 8 लिखा गया, सी के लिए 12 और डी के लिए 16, इसी तरह से 4 से मल्टीप्लाई किया गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी सभी का कितना होता है, 1 2 3 4। ठीक है, इस तरह से, लेकिन लिखा क्या गया 4 8 12 16। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया गया। क्लियर। तो हमसे क्या पूछा है कि बाइक के लिए बताइए कोड क्या होगा, बाइक के लिए यहाँ पे कोड आपको बताना है क्या होगा। तो बी कितने नंबर पे आता है, आप बोलोगे बी जो कि 2 नंबर पे आता है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा गया तो 8 लिख सकते हैं। आई कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 9 में यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 लिखेंगे। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, 11 में 4 से गुना करेंगे तो 44। अब पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या इतना हमें मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आप सी को देख सकते हैं, 8 36 44, और यहाँ पे ई 5 नंबर पे आता है, 4 से गुना करेंगे तो 20, यानी करेक्ट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पे 89 क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। पासे वाले क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गए हैं, यदि संख्या 4 निचले बोर्ड पर हो तो ऊपरी बोर्ड पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए जब भी 2 पासे की स्थिति दिखाई जाती है तो उसमें आपको वो नंबर पिक करना होता है जबकि दोनों में कॉमन हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या बन रहा है, 1 4 और ये 5। ठीक है, अगर दूसरे पासे पे देखें तो 2 5 और यहाँ पे लिखा गया 3। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पासे में कॉमन क्या है, तो दोनों पासे में आप देखोगे तो कॉमन 5 और 5 हो रहा है। तो सबसे पहले हम 5 को उठाते हैं। अब 5 को उठाने के बाद मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी हम उठाते हैं वहाँ से क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट करते हैं, क्लॉकवाइज घूमेंगे कुछ इस तरह से। तो 5 के बाद 4 लिखेंगे और 4 के बाद हमारा जो कि 1 आएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज। उसी तरह से हम जो कॉमन होता है, कॉमन के नीचे आप कॉमन लिख लो और इसके बाद फिर से क्लॉकवाइज, यानी कि 5 के बाद 2 आएगा तो 2 लिखते हैं, और 2 के बाद हम लिख सकते हैं 3, तो 3 मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि अगर पासे की निचले बोर्ड पर 4 संख्या हो तो इसके विपरीत जो होगा वो 2 होगा, यानी करेक्ट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी को टिक करके निकल सकते हो 2, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है, यानी कि 90 देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास एक जो कि मैट्रिक्स दिया गया वो कुछ इस तरह से 7 8 है। तो यहाँ पे हमें मिसिंग नंबर बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले इस पैटर्न को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किया क्या गया। ठीक है, तो देखिए कुछ भी नहीं किया गया, बस बहुत ही सिंपल सी बात है। आप इसको फर्स्ट और लास्ट को गुना करके इसमें से 4 आपको घटाना है, यानी कि अगर हम देखें तो 7 गुने 1 करेंगे तो 7, उसमें से 4 घटा देंगे तो बीच वाला हमारा 3 निकल जाता है।
उसी तरह से इसमें करते हैं 8 तिया 24, 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 निकल जाएगा। 9 चौका 36, 36 में से अगर हम 4 को घटा देते तो कितना आता है 32। और ऑप्शंस देख सकते हैं क्या 32 मैच करता है, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन में आपको अच्छे समझा दिया, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। अब बात करते हैं मैथ्स के क्वेश्चन की। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले रॉकी और जैकी का जो आयु का अनुपात है वो 6:7 है, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 7:8 हो जाता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे सॉरी राखी लिखा जा चुका है, तो रॉकी की जो कि आयु पूछा जा रहा है, ठीक है। रॉकी की वर्तमान आयु क्या होगी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं, पहले तो हमारे पास एक जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखाता हूँ 91 है, और यहाँ पे 2 लोग हैं, कौन कौन, एक तो रॉकी है और एक जैकी है, ठीक है। तो इन दोनों का 2 वर्ष पहले, ठीक है फ्रेंड्स, 2 वर्ष एगो हम लोग लेकर के चलते 2 ईयर्स, चलो एगो लिख देते हैं ताकि आपको पता चले। इन दोनों का रेशियो क्या है 6:7 का अनुपात है। लेकिन अगर बात करें कि 2 वर्ष लेटर, यहाँ पे चलो एल लिख देते हैं, 2 वर्ष लेटर इनके जो आयु का अनुपात होता है वो 7:8 होता है, 7:8 हो जाता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों का बीच का अंतर है कि नहीं ठीक ठाक। तो इसमें 6 और 7 1 का अंतर है, 7 और 8 1 का अंतर है। जब दोनों अंतर सेम हो तो इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना होता है, डायरेक्ट हम यूनिट पे चलते हैं। यानी कि 6 से 7 का बीच कितना यूनिट है, तो 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर हम यहाँ से देखें तो साल में कितने का अंतर है, तो 2 साल पहले और 2 साल बाद, यानी कि 2 साल पहले यहाँ पे था, प्रेजेंट में आ गए यहाँ पे, और 2 साल बाद यहाँ पे, यानी कुल मिलाकर 2 साल यहाँ पे 2 साल यहाँ पे। तो हमें क्या करना, टोटल 4 वर्ष हो गया, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू जो कि 4 ईयर्स के बराबर है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि रॉकी की वर्तमान आयु यानी कि इसकी वर्तमान आयु निकालनी है। तो आप या तो इसमें भी 7 में इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से, या फिर इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पहले वाले में करेंगे तो हमें क्या करना है, ये 2 वर्ष पहले का निकलेगा, 2 वर्ष ऐड करके वर्तमान में जाना पड़ेगा। अगर आप इसमें ऐड कर गुना कर लेते हो तो ये 2 वर्ष बाद का निकल जाएगा, हमें वर्तमान में आने के लिए 2 वर्ष पीछे आना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं। तो चलो हम पहले वाले में कर लेते हैं। 6 चौका कितना होता है 24, 24 ये 2 वर्ष पहले की उसकी आयु थी, ठीक है। लेकिन हमें वर्तमान में पूछा जाए 2 वर्ष ऐड कर देंगे, यानी कि 26 वर्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसमें भी करते तो क्या होगा, 7 चौका 28 होता, 2 वर्ष बाद का, 2 वर्ष पहले करते 26 आ जाता, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 92। तो 92 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलो मैं इसको बना देता हूँ, कहाँ पे बनाते हैं, चलो 92 हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, सेलेंट हाइट, और यानी कि वो इसका तिर्यक ऊंचाई जो होता है, सबसे पहले आप उसको फिगर को समझ लीजिएगा। शंकु का फिगर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। गुल्फी आपने देखा होगा वही होता है, ठीक है। ये आपका सेलेंट हाइट दिया गया 25, तो मैंने इसका 25 लिखता हूँ। और हमारा यहाँ पे जो रेडियस दिया गया वो आधार की त्रिज्या लिखी गई है 7। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रिपलेट याद होगा तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट होता है। 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट हमारा होता है। यानी कहने का मतलब हमारा हाइट जो होगा वो ये डेफिनेटली 24 आएगा, ठीक है। चाहो तो आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम पे यूज़ करके, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 24 हमारा जो कि हाइट आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस शंकु की ऊंचाई एक आयत के चौड़ाई के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर हम मानते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, ये हम मानते हैं कि कुछ इस तरह से हम पहले बना लेते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, आयत, इसकी जो ऊंचाई है यानी कि शंकु की जो ऊंचाई है वो आयत के चौड़ाई के बराबर है। बिल्कुल करेक्ट, आप देख सकते हो कि आयत की चौड़ाई, मैंने इसके लगभग में मान के आपको समझा रहा हूँ किस तरह से हो रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस शंकु की ऊंचाई एक आयत की चौड़ाई के बराबर है, साथ ही शंकु का कुल पार्श्व क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो कुल पार्श्व क्षेत्रफल क्या होता है, तो शंकु का कुल अगर पृष्ठ क्षेत्रफल देखे, पार्श्व क्षेत्रफल देखे तो वो होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल, ठीक है, पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए पाई के जगह पे हम क्या रखता हूँ 22/7 दिया भी गया है, तो 22/7, और आर के जगह पे हमारा क्या है, आर की जगह पे 7 है 7, और एल के जगह पे कितना था, एल के जगह पे 25 जो कि स्लैंट हाइट होता है, 25 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं 7 से 7 खत्म, 22 हमारा हो जाता है, और यहाँ पे देखिए 32। ये क्या है फ्रेंड्स, जो इसका क्षेत्रफल है, इसके कुल पार्श्व का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत का क्षेत्रफल यानी कि L गुने B के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि आयत की लंबाई क्या होगी। तो आपको पता है कि इसकी चौड़ाई भी हमें पता है, क्योंकि चौड़ाई आपको बोला गया था कि शंकु की जो ऊंचाई है वही इसकी आयत की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि 22 गुने 32 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं L, और हमें चौड़ाई पता है 24, ठीक है, ये हमने लिख दिया। बस इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए अगर इसको 8 से कटाते, 8 × 24, 8 चौका 32, और इसको हम कटाते हैं, चलो इसको ये तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं
22 चौका 88 हो जाता है और नीचे आपका 3, तो राइट साइड में आपका एल आ जाता है, यानी कि एल की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे करोगे तो एल की वैल्यू फ्रेंड्स निकल जाएगा 29 पॉइंट जो कि 33। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझा होगा किस तरह से हम लोगों ने किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक खिलौने को 88 रुपये में बेच करके एक निष्कर्ष को लागत का 1/5 की हानि होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1/5 की हानि होती है, तो कहने का मतलब कि 5 पे 1 की हानि होती है, तो उसने बेचा कितना में होगा, 4/5 में। ठीक है, 5 पे 1 की हानि होती है तो 4/5 में बेचा होगा, और इतने की वैल्यू जो कि 88 के बराबर है। ठीक है, 88 रुपये में उसने बेचा है। तो क्वेश्चन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि टोटल क्रैमूल निकाल सकते हैं। तो क्रैमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए 22 चौका 88, यानी हम कहें कि 1 की वैल्यू जो होगी फ्रेंड्स, यानी कि टोटल क्रैमूल जो होगा वो 22 × 10, यानी कि 110 हमारा टोटल सीपी आ जाता है। इसने इतने रुपए में खरीदा था, लेकिन ये बेच कितने में रहा है, 150 रुपये में बेच रहा है, ये आपका एसपी हो जाता है। तो अब ये बताइए कि 110 रुपये में कोई वस्तु को खरीदा है, 150 रुपये में बेच रहा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली आपको कि प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो कितना का प्रॉफिट हुआ, तो 40 रुपये का प्रॉफिट। कितने पे, 110 पे, परसेंटेज निकालने के लिए 110 पे, और हमने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया जो परसेंटेज के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इजिली आप इसको 1 0 से 1 0 घटा सकते हैं, और वहाँ पे देखिए क्या हो जाता है, 400 और नीचे आपका 11। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो क्या होगा, 11 × 33 बचा 7, और 7 पे 0 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा, जो कि 70, और 11 छक्के 66, फिर से आपका जो कि 3 और ये 6 जाते जाएगा, यानी कि 36 पॉइंट लिख सकते हैं, 37% करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा किस तरह से इसका कैलकुलेशन किया गया। देखिए बस क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 क्या कह रहा है कि किशन 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 9 किलोमीटर दौड़ता है। पूरी जॉगिंग यात्रा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति के लिए, यानी कि हमें यहाँ पे औसत गति दिया गया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसको प्राप्त करने के लिए उसे अगले 1.5 घंटों के दौरान किस गति से जॉगिंग करना होगा, यानी हमें स्पीड निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता होगा फ्रेंड्स, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, और नीचे आपका टोटल टाइम। ये होता है हमारा एक फार्मूला। ठीक है, इसी फार्मूले के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। औसत हमारा यहाँ पे दिया गया है जो कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा औसत औसत गति के लिए। ठीक है, तो अगर हम टोटल डिस्टेंस देखें तो क्या है, पहला डिस्टेंस तो हमें पता है कि 9 किलोमीटर है, लेकिन दूसरा हमें नहीं पता है, तो दूसरा हम x मान लेते हैं। आगे क्या रहा है कि टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमें ये तो पहले का तो निकाल सकते हैं कि अगर टोटल हम दूरी को अगर हम 4 से भाग कर दें 6, तो पहला तो टाइम निकल जाएगा 1.5 घंटों में, यानी कि दूसरा समय आपके पास 1.5 दिया गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल से आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं 9 लिखता हूँ, और ऊपर में 9 + x जो करते हैं छोड़ते हैं। देखिए अगर इसको करेंगे तो कितना होगा, 15 छक्के 90 होता है, यानी कि 1.5 कर सकते हैं, और 1.5 पहले से आपका यहाँ पे है। इसको करेंगे तो 9 + x यहाँ पे लिख सकते हैं, और नीचे में आपका 1.5 3 होता है, यानी कि 3 कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं क्रॉस में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 में से अगर 9 को घटाते हैं तो 18 ये इक्वल टू x। ये 18 आपका क्या आया, 18 जो कि फ्रेंड्स डिस्टेंस आया। ठीक है, दूसरे का डिस्टेंस आया, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या था, उसकी गति निकालनी थी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर उसके फ्रेंड्स टोटल अगर दूरी को अगर हम उसके टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा जो कि स्पीड निकल जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल यहाँ पे हमारा डिस्टेंस 18, और नीचे आपका कितना है, जो कि 1.5 इसका समय था। तो यहाँ पे इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, और ये आपका 6 तिहाई 18, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 95। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि अमित कुल यात्रा का 3/5 ट्रेन से, 7/20 कार से, और शेष 13 किलोमीटर जो कि साइकिल से तय करता है। तो आपको बताना है कि उसकी कुल यात्रा कितनी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या लिखा गया, 3/5 है, और साथ ही में 7/20 है। तो सबसे पहले आप नीचे वाले को एलसीएम ले लीजिए। तो नीचे वाला कैल्शियम हो तो 5 और 20 का एलसीएम 20 हो जाता है, यानी कि हम दोनों का एलसीएम दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसको हम बराबर कर लेते हैं, हर को बराबर कर लेते हैं। तो 20 एलसीएम हो गया। इसको करेंगे तो ऊपर वाले का कितना हो जाएगा, अगर हम 20 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, तो जो कि आप देख सकते हैं 20 करने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 12/20 ऊपर हो जाता है, और ये आपका 7/20। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल भाग का, यानी कि 20 भाग का 7 और 19 जो भाग है,
19 भाग इसने क्या किया था, ट्रेन और कार से चला था। तो हम ये कह सकते हैं कि शेष जो भाग है, यानी कि 19 भाग तो उसने चल दिया 19/20, तो शेष कितना भाग है, शेष भाग आपको होगी 1 है, ठीक है, 1/20। तो 1/20 बराबर में आपका 13 के बराबर है। 1/20 जो है वो साइकिल और शेष जो है वो 13 किलोमीटर के बराबर है। तो उसकी टोटल दूरी हम निकालने के लिए 1 बराबर क्या निकाल सकते हैं, 1 बराबर 13 × 20, ठीक है, 1 बराबर यानी कि 13 दूना 26, 260 आ जाता है करेक्ट आंसर। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम मानते हैं ट्रेन ये है था और ये इसकी कार थी, तो ये दोनों हम निकाल दिए तो ये हो गया, और इसमें से शेष को घटा दिए, 19/20 उसने दोनों मिला करके किया, तो 1/20 भाग हुआ वो शेष था। और शेष क्या था, शेष ये जो साइकिल के बराबर था, तो साइकिल के बराबर हम लोगों ने 13 माना, 13 दिया गया कि साइकिल से वो 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/20 बराबर 13, तो 1 बराबर 13 × 20, ठीक है। ये हमारा टोटल जो कि उसका दूरी निकल गया कि उसने कितना कवर किया था, 260 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर हम एक को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है। नंबर यहाँ पे क्या है 96, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया और क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हम ये मान करके चलते हैं कि x जो है वो शांत जल में नाव की 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस क्वेश्चन को कितना शॉर्ट में बनाया जा सकता है बिना किसी कैलकुलेशन के। और यदि वह समान समय में धारा के अनुकूल 26 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है तो धारा की गति क्या होगी। देखिए यहाँ पे टाइम जो है वो समान दिया गया है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि 26 किलोमीटर उसको जो धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जाने में जो समय लगता है, तो आपको पता है कि फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब धारा की दिशा में चलते हैं तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल को हम जोड़ लेते हैं। तो यानी कि x तो दिया गया था, इसको हम y लिख लेते हैं, ये आपका 10 हो गया और यहाँ पे x लिख लेते हैं। समय दोनों के लिए समान लगा है, तो हम राइट साइड में क्या कर सकते हैं कि जो धारा के विपरीत 14 किलोमीटर जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 10 - y कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शंस आपके पास क्या है, 6, 4.5, 2 और 3। यहाँ पे हम जो y की वैल्यू रखेंगे उसमें भी यही y की वैल्यू रखेंगे, और ये दोनों जो इक्वल साइड में है वो दोनों आपका सेटिस्फाई करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले 2 और 3 को पुट करके देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये कटेगा ही नहीं, यानी कि हमारा 2 पॉसिबल ही नहीं है। 3 को रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 10 और 3 13, 13 दूना 26, यानी कि लेफ्ट साइड में आपका 2 आता है। राइट साइड में यहाँ पे देखिए 3 रखेंगे तो 10 में से 3 गया तो 7 और 7 दूना 14, यानी कह सकते हैं कि दोनों तरफ इक्वल हो जाता है। तो जो धारा की चाल होगी वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी y की वैल्यू निकालोगे तो आपका 3 ही आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉजिकली इसको सॉल्व किया जा सकता है, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात आपने समझा होगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि एक तार को, क्वेश्चन नंबर 97 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, यानी कि जो एक तार है एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया स्क्वायर के फॉर्म में, और जिसका क्षेत्रफल क्या है, इसके अगर क्षेत्रफल की बात करें एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यानी कि कह सकते हैं कि जो साइड होगा वो 9 होगा, क्योंकि a स्क्वायर होता है। जब साइड इसका a है तो हम अगर मान के चले कि ये तार की लंबाई टोटल कितनी होगी, क्योंकि तार की लंबाई अगर हम देखें तो ये परिधि हो जाएगा। तो इसका परिधि निकालने के लिए, पेरीमीटर निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, 9 × 4 कर सकते हैं, यानी कि टोटल 36 सेंटीमीटर आपका इसका टोटल पेरीमीटर हो जाता है इसकी तार की लंबाई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको 4 से यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर का जो परिमाप होता है वो 4 गुने भुजा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि उसी तार को अर्धवृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, अर्धवृत्त के फॉर्म में, क्या कहने का मतलब क्या हुआ कि अब उस तार को कुछ इस तरह से शेप में मोड़ दिया जाता है, इसी तार को कन्वर्ट करके उस शेप में चेंज किया जाता है। तो परिमाप तो सेम ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तार को किसी भी रूप में मोड़िए तो उसका जो पेरीमीटर होगा वो उतना ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें ये पूछा गया कि अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी हमें इसका रेडियस निकालना है, क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ आपको एक सीखने को मिलेगा। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं क्या कि अर्धवृत्त यानी कि जो हाफ सर्किल होता है इसका पेरीमीटर वो गलत लिखते हैं। तो पेरीमीटर आपको हमेशा याद रखना है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी इसको पेरीमीटर P = क्या लिखता हूँ कि πr और प्लस में 2r। ये कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये तो पता है। चलो इसको मैं आपको ये छोट में यहाँ पे समझाता हूँ। ये वृत्त हो गया, वृत्त का जो पेरीमीटर क्या होता है 2πr, ठीक है। लेकिन इसका हाफ करेंगे तो अगर हम इसका हाफ करते तो कुछ हमारा ये होता है, हाफ करेंगे तो ये होगा, यानी कि अब इसका जो हाफ का पेरीमीटर होगा वो πr होता है। लेकिन भाई साहब ये भी तो ध्यान दीजिए कि अगर इसमें ये चिन्ह गया तो ये भी तो इसमें शामिल हुआ, यानी कि ये हमारा जो शामिल हुआ ये क्या है, इसका 2r होता है ना,
यार एक यार यहाँ पे, एक यार यहाँ पे, 2r, तो इसमें ये आपका 2r ऐड होता है। ये होता है टोटल जो कि हाफ पेरीमीटर। और कुछ लोग यही गलती कर देते हैं कि टोटल सर्किल का पेरीमीटर 2πr, तो हाफ कर देंगे 2πr, और इसी पे इसको कैलकुलेशन करने लगते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आपका ये भी आ जाता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल पेरीमीटर कितना होता है, πr + 2r। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर पेरीमीटर इसका 36 आया था, तो यानी कि इसका जो पेरीमीटर 36 था, तो इसका भी पेरीमीटर 36 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने 36 लिखा, यहाँ पे मैंने r कॉमन ले लिया, और यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 22/7 मैंने यहाँ पे रखा, और ये आपका 2 हो जाता, ठीक है। उसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, 36 तो लेफ्ट साइड में ज्यों करते हुए 7 दूना 14, 14 को 22 में जोड़ेंगे तो 36 होगा, यानी कि r की वैल्यू 36/7 हो जाता है। 36 से 36 खत्म, r की वैल्यू 7 आई। क्वेश्चन का राइट आंसर आप किसको टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को। तो देखिए कितना अच्छा प्रश्न था, काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये समझा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे क्या कह रहा है कि समानांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, यदि उसके प्रथम और तीसरा पद जो क्रमशः दिया गया 5 और 15। हमें निकालना क्या है, S16, यानी कि टर्म्स, सम ऑफ 16 टर्म्स हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास क्या लिखा गया कि यानी कि पहला जो पद दिया गया वो 5 के बराबर है, और जो तीसरा पद है जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे T3 = कितना लिखा गया, जो कि 15, ठीक है। तो आपको पता है कि T3 = 15 लिखा गया, तो हम इसको लिख सकते हैं a + 2d = 15। क्यों होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि Tn = क्या होता है, a + n - 1 × d। n के जगह पे अगर हम यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि 3 अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा, a + 2d निकल जाएगा, ये होता है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो मैंने आपको एपी पढ़ा रखा, आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन फिर से मैं आपको एक चैप्टर क्लियर कराऊंगा एपी से, डोंट वरी। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हम अगर 5 रख देते हैं तो हमें d की वैल्यू पता चल जाएगी। तो देखिए 5 हो जाएगा तो 10/2 होगा, यानी कि d की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, d की वैल्यू 5, ठीक है। d की वैल्यू भी आपके पास 5 निकल गई। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, 16 पदों का योगफल हमें निकालना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि Sn = फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × में d, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। n के जगह पे 16 रखेंगे, 16/2 करेंगे तो ये आपका 8 आ जाता है, मैंने आपको 8 लिख दिया। 2a यानी कि 2 में a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10 हो जाता है। n - 1, तो देखिए n - 1 डायरेक्ट हम 15d भी लिख सकते थे, तो चलो इसको 15d कर देते हैं। 15 और d के जगह पे 5, कोई दिक्कत नहीं, d के जगह पे 5 कहाँ से लाया, यहाँ से हम लोगों ने रखा है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तो ज्यों करते हैं 15 × 5 = 75 और 10 85 हो जाता है, और 85 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 × 5 = 40, 4 × 8 = 64 और 4 = 68, यानी कि 680। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, 680, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपने समझा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 99, बहुत ही अच्छा प्रश्न। क्वेश्चन में यह दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज के आधार और अभिलंब क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिए गए। क्वेश्चन का मतलब ये कह रहा है कि एक तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज ये है, और इसका जो आधार दिया गया वो 12 है, और इसका जो लंब अभिलंब है वो 5 है। तो जब समकोण त्रिभुज है तो आपको ये तो पता है कि ट्रिपलेट में ये आपका 13 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये पूछा रहा है कि इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंबवत दूरी क्या होगी, यानी कि यहाँ से इसकी लंबवत दूरी पूछी जा रही है, ये वाला, ठीक है, ये दूरी पूछी जा रही है। कैसे करेंगे, अगर इसी फिगर को मैं अब थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, अगर इस फिगर को हम कुछ इस तरह से बनाकर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारा जो कि फ्रेंड्स ये 13 हो जाता है और ये 5 और 12 हो जाता है। अब आप इस फिगर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ भी सकते हैं। हमारा एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज के जो कि ऊंचाई ज्ञात करना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम ये कर लेते हैं, ये हम अगर इस त्रिभुज से निकालें तो क्या होगा, 12 × 5, तो ये हम कर सकते हैं। तो आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई हमारा 5 हो गया। अब इसको कटा देंगे तो 6 × 5 = 30, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए तो हमारा एक तरीके से आ जाता है 30, ठीक है। लेकिन हमें इसका इसका क्षेत्र, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह से अगर हम चले तो एरिया = अब क्या करते हैं कि इस ऊंचाई को लेकर के चलते हैं, यानी कि 1/2 और आधार हम इसको मान लेते हैं इस बार 13 और ऊंचाई मान लेते हैं इसको h, ठीक है। और हमारा जो क्षेत्रफल आया था वो कितना आया था, क्षेत्रफल हम चलो इसको साइड में लिख देते हैं, क्षेत्रफल कितना है 30 के बराबर है। यानी कि त्रिभुज तो वही था, उसका क्षेत्रफल हम लोगों ने वही लिखा, लेकिन थोड़ा सा फिगर में चेंजिंग करके हम लोगों ने कुछ इस तरह से कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं, तो ये हमें इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि h की जो वैल्यू निकलेगी वो 60/13 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हम किसको टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को टिक कर। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है और काफी अच्छा प्रश्न भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक जीप स्वयं से 5 किलोमीटर आगे जा रही कार का पीछा कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं एक जो कि जीप यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है, ठीक है, और इन दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और जो जीप है इसकी स्पीड जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इस कार की जो चाल है वो कितना है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो जीप है इसके तरफ बढ़ रही है तो कितने समय के पश्चात जो कि इस कार को पकड़ लेगी या फिर कार का छू लेगी, ये क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले पता है कि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सापेक्ष चाल निकाल लेते हैं। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे रिलेटिव अगर स्पीड निकाले तो यहाँ आपका 15 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, 15 किलोमीटर पर घंटा। और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी बटा चाल करेंगे तो 5/15 हो जाएगा, टाइम इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5/15 यानी कि 1/3 ये आपका घंटा में आता है, लेकिन घंटा में हमारा ऑप्शन नहीं देगा, मिनट में दिया गया, इसको हम लोग 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो कि मिनट में आ जाता है, यानी कि 20 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने पीटी के लिए भी सेट स्टार्ट कर दिया, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।